हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 के आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बायोलॉजी का, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि जो आपका जीन टेक्नोलॉजी है, जो आपका जीन क्लोनिंग है, उस जीन क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या है, उस जीन क्लोनिंग का आप लोगों का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे उस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा, हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने बोला था लोग क्या है कि इस चैप्टर के बारे में मेंटालिटी बना के रखते हैं कि चैप्टर बेटा बहुत टिपिकल है, लेकिन इस चैप्टर के जितना सिंपल कोई चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर के बराबर बेटा कोई भी सिंपलेस्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि इसमें आप लोग को टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। आरडीटी के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए। यहाँ पर मैंने वर्ड बोला जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th में कि डीएनए जो है वो किस में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है बेटा। और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को एक फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की पेरेंटल जनरेशन से वो इसे कहाँ ले जा रहा है, ऑफस्प्रिंग में ले जा रहा है। आप लोग 10th में जब मेंडल का लॉ वगैरह पढ़ के आए हैं तो उसमें सब कुछ साफ लिखा हुआ है कि ये कहाँ पेरेंटल जनरेशन से कहाँ ले जा रहा है, ये ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन में ले जा रहा है। क्लियर है। तो इसलिए इसको आप लोग क्या बोलते हो कि जेनेटिक मटेरियल। अब हमें पता है कि जो डीएनए है वो किस में है, एक सेल में है। अब ये क्या है, सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स में डीएनए है। हमें क्या करना है, सेल भी नहीं चाहिए, न्यूक्लियस भी नहीं चाहिए, क्रोमोसोम भी नहीं चाहिए, हमें तो पर्टिकुलर डीएनए चाहिए। तो उसको आइसोलेट कैसे करें, हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। पहले स्टेप का मीनिंग समझ में आया, अभी डिटेल में लेंगे ये सारे के सारे, ओके। सेकंड है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। अब माना कि आपने कोई इतना बड़ा डीएनए कर लिया। अब भाई डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, हम लोग जिसमें ट्रांसफर करें वो सेल बहुत छोटा है, तो डीएनए इतना बड़ा है तो हमें तो डिजायर्ड जो जीन है यानी केवल इतना टुकड़ा ही चाहिए। अब इसको भी तो कट करके सेपरेट करना है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी क्या कहता है बेटा, ये सेकंड और थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले के ऊपर स्टार बनाए देखो, सुनना। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन, ये दोनों सेकंड और थर्ड बेटा आपके एक ही पॉइंट में डाले हुए, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेपरेशन मतलब भाई आपने कट तो कर लिया, अब ये टुकड़ा हमने कट तो कर लिया लेकिन उसको सेपरेट तो नहीं किया, हमें तो सेपरेट वही चाहिए, अनडिजायरेबल पार्ट तो हमें चाहिए ही, ठीक है ना। तो सेपरेशन, इसके लिए टेक्निक आप लोग पढ़ोगे, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे, ओके, क्लियर है। फिर है लाइगेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए विद वेक्टर। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, क्या करना, जोड़ना, यानी जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको आप वेक्टर के साथ जोड़ रहे हो टू कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए कौन सा, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। किसको बना रहे हो आप लोग, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना रहे हो, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को बना रहे हो। उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करें, डीएनए के साथ में वेक्टर को जोड़ रहे हैं और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, वेक्टर। जैसे आप लोगों का वेक्टर ये है, इसके साथ आपने एक डीएनए जोड़ दिया तो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पर भी अगेन मैंने स्टार डाला हुआ है, यहाँ मैं डबल स्टार करूंगा। एम्प्लीफिकेशन का मतलब पता क्या होता है, कॉपी मेकिंग, यानी उनकी कॉपी बनाना, ठीक है, उनको मेंटेन कराकर कॉपी बनाना। ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपका जो डिजायर्ड जीन है, आपका जो बेटा डिजायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी कॉपीज बनाना, ठीक है। यूजिंग पीसीआर, बेटा एक नई टेक्निक है, आप लोग इसमें पढ़ोगे, विद डायग्राम में आपको समझाऊंगा, नो डाउट, ओके। अब आता है नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। भाई हमने कॉपी बना दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, उसकी कॉपी बनाई। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था उसको आप इंसर्ट करा रहे हो, किसमें करा रहे हो, होस्ट की सेल में। किसमें करा रहे हो, होस्ट की सेल में। किसमें करा रहे हो आप लोग, होस्ट की सेल में, ठीक है। फिर है आपका लास्ट टॉपिक आता है आपका ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी कि हम लोगों को क्या है, हमें पता है कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस होने के बाद, अच्छा ये वर्ड नया है जीन एक्सप्रेशन, वो क्या बनाता है, प्रोटीन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है। हमें क्या करना है, जो फॉरेन जीन है उसका प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन को ऑब्टेन करना है।
ठीक है, वो भी लार्ज स्केल लेवल के ऊपर, वो भी किसके लेवल के ऊपर, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने के ऊपर। तो आप लोगों को इसमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्लियर है। अब सबसे पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब आइसोलेशन शब्द से समझो बेटा, आइसोलेशन का हिंदी में मतलब होता है पृथक्करण, अलग करना, ठीक है, पृथक्करण या अलग करना। आइसोलेशन के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई हम लोग अगर डीएनए की बात करें तो सेल में नॉर्मली सुनिएगा भाई, सेल के अंदर डीएनए, तो सेल में क्या है, सेल में आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, आपका सेल वॉल भी होता है, ठीक है ना, और आपके अदर मटेरियल्स भी होते हैं, अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में से यानी कि केवल डीएनए को बाहर निकालना, पृथक करना क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आइसोलेशन कहलाता है, ठीक है। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो इस आइसोलेशन के लिए आप लोग काफी एंजाइम्स यूज में लेते हो, ठीक है। मैंने हालांकि आपको बताया भी था कि अगर सबसे पहला मैं बात करूं भाई, माना एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल जो है ये सेल वॉल के थ्रू सराउंडेड है। पहली बात तो हम लोगों को सेल वॉल ही नहीं चले देगी अंदर, डीएनए तो लेना दूर की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। अब सेल वॉल ब्रेक डाउन करने के लिए सेल वॉल किस किस में है, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सेल वॉल किस किस में आपके, बैक्टीरिया में है। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, मोस्टली बैक्टीरिया का यूज किया था हमने इसमें वेक्टर वगैरह में, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सेल वॉल है। याद हो तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर बताया भी था जब एंजाइम बताए थे तब, ठीक है। दूसरा है आपका प्लांट में, और थर्ड है आपका फंजाई में। इन तीनों में क्या होती है, आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए बेटा जो एंजाइम यूज में लेंगे आप लोग, इसमें लाइसोजाइम, यानी आपने क्या किया, सुनना मेरी बात, जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसको ट्रीट कराया किससे, लाइसोजाइम से। आज लाइसोजाइम्स क्या होते हैं बेटा, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने वाले हैं लाइटिक एंजाइम्स में। वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देंगे, वो तोड़ देंगे। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट गई, सेल नेट हो गई, अब इजीली आप लोग डीएनए को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अब प्लांट की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल बेटा किससे बनी है, सेल्यूलोज से, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े आपने, या फिर केमिस्ट्री डेली लाइफ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, सेल्यूलोज वगैरह पढ़ोगे आप लोग उसमें। सेल्यूलोज के एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो किसमें है, प्लांट सेल में। तो आप लोग प्लांट सेल को किससे ट्रीट कराओगे, सेल्यूलेज। अब ये सेल्यूलेज क्या करता है, सेल्यूलेज इस सेल्यूलोज को तोड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ना। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ही चल रहे हैं, अभी फर्स्ट स्टेप पे चल रहे, सो डोंट गेट बॉदर्ड, ठीक है। अब जैसे सेल्यूलोज के ऊपर उसने अटैक किया, तो सेल्यूलोज ने क्या किया, नॉर्मली प्लांट की सेल वॉल को तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ यहां पर तोड़ दिया। अच्छा, फंजाई की सेल किससे बनी होती है बेटा, सेल वॉल काइटिन से, काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है ना बेटा, याद रखिएगा, आप लोगों ने लास्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। तो फंगस सेल जो है, उस फंगस सेल के ऊपर आप लोग क्या करोगे, काइटिनेज जो एंजाइम है, उस काइटिनेज एंजाइम्स को आप लोग क्या करोगे, इंसर्ट करा दोगे, जिससे कि आप लोगों की फंजाई की जो सेल वॉल है वो टूट जाएगी। अब सेल वॉल तो टूट गई, यहां तक का तो काम हो गया, यानी कि आउटर लेयर आप लोगों ने कर दी। अब इसके अलावा डीएनए के साथ साथ आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, यहां तक तो ठीक है, हमने तोड़ दिया, सेल को तो तोड़ दिया, ठीक है। अब डीएनए को सेपरेट करना है, तो अब जो ब्रेक्ड सेल है, यानी कि जो लाइज सेल है, लाइज्ड सेल को आप लोग किससे करोगे, आपकी एनसीईआरटी की लाइनें भी यही कहती हैं। इसके ऊपर आपने आरएनए एंजाइम का ट्रीटमेंट कराया। आरएनए क्या करेगा, आरएनए को खत्म करेगा, किसको खत्म करेगा, आरएनए को खत्म करेगा। फिर आपने प्रोटीनेज का कराया, प्रोटीनेज क्या करेगा, प्रोटीन को खत्म करेगा। इस तरीके से आपने लाइपेज, लाइपेज लिपिड को खत्म करता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग एंजाइम का, मोस्टली हमें क्या करना है, इसमें सेल को एंजाइम्स में ट्रीटमेंट देना है, जिससे सेल्स के अदर मॉलिक्यूल्स जो वो टूट जाते हैं बिसाइड न्यूक्लियस, बिसाइड आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, डीएनए को, फर्स्ट स्टेप डीएनए को आप लोगों को आइसोलेट करना है। अब डीएनए आइसोलेट कर दिया, कर लिया, करने के बाद सेकंड आता है कटिंग ऑफ डीएनए टू स्पेसिफिक लोकेशंस।
नॉर्मली आप डिटेल में पढ़ चुके हो, ये आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हो, ठीक है। आप लोगों ने इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े हैं, आपने इसमें एंडोन्यूक्लियस पढ़े, तो हमें क्या करना है, केवल डीएनए को कट कराना है इससे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो डीएनए को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बेटा कट करते हैं, और कट करने के बाद आप लोगों को डिजायर्ड जीन जो है वो आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसमें आपने क्या किया, डीएनए लिया और डीएनए के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराया, और उसने क्या किया, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां तक तो ठीक है, हम लोगों ने कट करा दिया, लेकिन अब क्या होगा, थर्ड जो स्टेप है, मैंने इस पे स्टार बनाया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। आप लोगों को किसका सेपरेशन करना है, केवल डिजायर्ड जीन का, यानी जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बात बताऊं कि इसमें आप लोग एक मोस्टली टेक्निक यूज में लेते हो, द टेक्निक इज नेम्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टेक्निक इज नेम्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड वाला स्टेप है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा टेक्निक है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम लोग बात करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम लोग बात करें, तो नॉर्मली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर बेटा क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात, इसकी डेफिनेशन होती है माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, रफ राइटिंग है बेटा, आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे आपके ग्रुप पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोरेसिस मतलब घुमाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोग चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे हो। अब हमें पता है चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी अपोजिट चार्ज की तरफ हमेशा अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्लियर है ना। तो इसमें क्या होगा, अब डीएनए कैसा है बेटा, डीएनए कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है बेटा, डीएनए जो वो नेगेटिव चार्ज है, किस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के कारण डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव किस तरफ भागेगा, एनोड की तरफ, नेगेटिव कहां भागेगा, एनोड की तरफ, क्यों, एनोड क्या है, पॉजिटिव है ना बेटा। तो इसमें बेटा क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में बेटा कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, इससे उसने लिखा हुआ है वेल्स, ठीक है, यानी कि आप पोरिंग वेल्स भी बोल सकते हो, सैंपल पोरिंग वेल, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के, एक तो बेटा डार्क बैंड दिए गए और एक शॉर्ट बैंड दिए गए इस तरीके से, ठीक है, और बीच में ये जेल डाला हुआ है इस तरीके से, ये तो है जेल, ठीक है, ये आपके बैंड है, पोरिंग वेल्स, ठीक है। अब वेल में आप क्या करोगे, इसमें एक बेटा पिपेट आती है, जिसे आप लोग माइक्रो पिपेट बोलते हो, माइक्रो पिपेट। जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तो हम लोग आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगे। माइक्रो पिपेट में क्या करते हो, आपने सैंपल भरा, सेल का सैंपल लिया और इस वेल में लोड कर दिया, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। अब आपने प्लस और माइनस वाले वायर जो उनको कनेक्ट करके किसमें डाल दिया, सॉकेट में डाल दिया, ठीक है। जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो डीएनए जो है वो, अब डीएनए क्या नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें बैंड दिखाई देंगे, बैंड होता है बेटा छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, बैंड दिखाई देते हैं, याद कीजिएगा, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी मैकेनिज्म इस तरीके से होती है, लेकिन मैकेनिज्म का बेटा प्रिंसिपल क्या है, थर्ड वाले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, सेपरेशन की, प्रिंसिपल क्या है, तो बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमेशा किस बेस के ऊपर प्रिंसिपल होता है, अकॉर्डिंग टू साइज, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, शीविंग इफेक्ट बोलते हो, क्या बोलते हो, शीविंग इफेक्ट, शिवरिंग, SHIEVERING, शिवरिंग इफेक्ट, ठीक है, शिवरिंग इफेक्ट बोलते हो। यानी क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल है, बड़ी साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो तो पीछे रह जाते हैं, और स्मॉल साइज फ्रैगमेंट्स जो है विल बी फास्टर, वो आगे की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब एक और बात, इसमें प्रोसीजर क्या होता है, पहले अभी एक बार समझा दूं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दोबारा एक बार फ्लो चार्ट और प्रोसीजर लिख के बता दूंगा, ठीक है।
अब डीएनए के फ्रेगमेंट तो मिल गए, लेकिन फ्रेगमेंट को आप लोग क्या करना है, उसको विजुअलाइज करना है भाई। ठीक है, हमें पता है डीएनए के फ्रेगमेंट आ गए, लेकिन हमें फ्रेगमेंट देखने भी तो है। तो विजुअलाइज करने के लिए जब आपने इसमें सैंपल डाला था, सैंपल के साथ आप एक सोल्यूशन डालते हैं EtBr, इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है बेटा, जैसे आप इसको, अब आपने इसको बैंड डाले, इन बैंड को आपने जब यूवी लाइट के एक्सपोजर में दिया, यानी जो बैंड है, अब इन बैंड के ऊपर अगर आप लोग यूवी लाइट डालते हो, अल्ट्रावायलेट रेज डालते हो, तो इथिडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस के कारण ये ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, किस कलर के दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो आप लोग याद रखिएगा कि विजुअलाइज किसके अंदर करते हैं आप लोग, इथिडियम ब्रोमाइड में। किसके एक्सपोजर में लाने के बाद में, यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर में लाने के बाद में हम लोग इसका विजुअलाइजेशन करते हैं, जो किस तरीके के बैंड देता है बेटा, नॉर्मली इट अपीयर एज अ ऑरेंज कलर बैंड, ये ऑरेंज कलर के बैंड देता है। क्लियर है? कैसे बैंड देता है, ऑरेंज कलर के बैंड देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा इसमें एनसीईआरटी में ही दिया हुआ आपके पैराग्राफ में है कि कौन सा जेल यूज करते हो। तो नॉर्मली बेटा जो जेल होता है वो जेल, इसमें अगार जेल यूज में होता है। ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एग्रोस जेल और एक होता है एसडीएस पेज। एग्रोस जेल तो बेटा डीएनए के सेपरेशन के काम में आता है, और एक होता है एसडीएस पेज, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्राइल एमाइड जेल। ये बेटा आपको प्रोटीन की सेपरेशन के लिए यूज में होता है। ठीक है, एसडीएस पेज जो है वो प्रोटीन की सेपरेशन के लिए काम में आता है, और जो आपका एग्रोस जेल है वो किसके काम में आता है, डीएनए के सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है विच जेल हैज बीन यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका, एग्रोस जेल। क्लियर है ना बेटा? तो आज हम लोगों ने 3 स्टेप किया, आइसोलेशन कर लिया एंजाइम ट्रीटमेंट के थ्रू, कटिंग डिस्ट्रक्टर एंजाइम्स डाल के, ठीक है, सेपरेशन बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। नेक्स्ट आपका लाइगेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए विद द वेक्टर्स, ये आप लोग कल करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।